सेमेस्टर 4 के लिए आज हम क्लास रिकॉर्ड करने जा रहे हैं टैक्स का एक न्यू एरिया। 11 क्लास में हम लोगों ने पीजीबीपी खत्म कर दिया। उसमें मैंने 9 क्लास पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कशन के लिए इस्तेमाल किया और 2 क्लास मैंने फुल लेंथ का प्रॉब्लम कराया। वहाँ पर प्रॉब्लम में वीडियो नंबर 10 था इनडायरेक्ट अप्रोच और वीडियो नंबर 11 था आपके लिए डायरेक्ट अप्रोच और एक इनडायरेक्ट अप्रोच का डिफरेंट फॉर्म। होप आप लोगों ने पूरा कवर कर लिया होगा। अब हम एक न्यू चैप्टर में जाएंगे। काफी बड़ा है तो टाइम लगेगा, पीजीबीपी की तरह ही टाइम लगेगा। तो हम लोग देखते हैं धीरे धीरे कैसे वो चैप्टर को हम लोग खत्म करते हैं। पहले सर ये मेन बात में तो आइए, चैप्टर का नाम क्या है। वेरी गुड। तो मैं आते हैं सबसे, और इसमें नंबर भी बहुत तगड़ा होता है। ओके, सैलरी। रादर पहले ही गलती करके हम लोग लिख रहे हैं सैलरी, सैलरीज। एक चीज याद रखिए, कभी भी गलती से इनकम फ्रॉम सैलरीज आप लोग नहीं बोलेंगे। सैलरीज हेड ही है, सैलरी बिजनेस का हेड ही है पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो सैलरी इनकम से जो पैसा आता है उसका हेड होगा सैलरीज, ना कि इनकम फ्रॉम सैलरी। फाइन सर, ये किस तरीके का इनकम का टैक्सेशन के बारे में बताता है? ये बताता है अगर आप किसी को सर्विस देते हैं, आप अगर किसी को सर्विस देते हैं under the terms of the contract of employment, अगर उसके साथ आप नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट में हैं, सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट में है, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान आपको जितना मिलने वाला है वही होगा सैलरीज। मान लीजिए मैंने आप लोगों को प्राइवेट ट्यूशन देना शुरू कर दिया, टैक्स का प्राइवेट ट्यूशन दूंगा। तो टैक्स का प्राइवेट ट्यूशन में आप लोगों को बोला पूरा सेमेस्टर का टैक्स पढ़ा दूंगा, मुझे 5,000 रुपया देना पड़ेगा। और एल्स मैंने आपको कहा हर मंथ आप 500 करके मुझे दीजिएगा। 2 सेमेस्टर टैक्स है, दोनों का कंबाइंड था 5,000, मैं बोल रहा 500 करके मुझे पैसा दीजिए। वही सब्जेक्ट में कॉलेज में भी पढ़ाता हूं आप लोगों को। तो सर ये दोनों में पैसा मुझे मिल रहा है, दोनों में अंतर क्या है? पहले ये मैटर को क्लियर कर लीजिए। मेरे साथ कॉलेज का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैं कॉलेज को सर्विस दूंगा, आप लोग बोलेंगे ठीक ही है सर, आप अगर हम लोगों को ट्यूशन देते हैं तो आप तो सर्विस हम लोगों को दे रहे हैं, तो आपके साथ हम लोगों का भी तो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का ही कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जैक्टली। लेकिन कॉलेज के साथ मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। आप लोगों के साथ मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वर्ड आता है, इसका मतलब है कोई डेफिनेट सर्विस नहीं है, मैं आपको डिफरेंट काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन मेरे साथ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ट्यूशन पढ़ाने का, अगर आप बोलते हैं सर मुझे थोड़ा मैथ्स भी दिखा दीजिए, आप मेरे ऊपर प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकते, बिकॉज मेरे साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। मेरे साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस नहीं था, मतलब आपके साथ मेरा जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था फॉर पर्टिकुलर सर्विस। लेकिन कॉलेज के साथ मेरा जो सर्विस हुआ था वो था टीचिंग सर्विस। अच्छी तरह से सुनो, मेरे साथ आप लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर सर्विस। फॉर व्हाट सर्विस? फॉर गिविंग ट्यूशन इन द टैक्स। कॉलेज के साथ मेरा सर्विस हुआ था ब्रॉड कॉन्सेप्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टीचिंग, फॉर टैक्स नहीं बताया गया था। मतलब मुझे कॉलेज बोलेगा अकाउंट्स पढ़ाने के लिए मुझे अकाउंट्स पढ़ाना पड़ेगा,
अगर कॉलेज मुझको बोलता है आप उर्दू पढ़ाइए, मैं जानता हूं नहीं जानता हूं, मुझे पढ़ाना पड़ेगा। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं सर मुझे नहीं आता है, लेकिन कॉलेज बोलेगा तो मुझे करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैड अ एग्रीमेंट एंड द एग्रीमेंट वाज रादर इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। वेरी बेसिक कंसेप्शन जो बहुत सारे लोग इधर उधर करते हैं। आप किसी हेड में इनकम सैलरीज हेड में टैक्सेबल करेंगे और नहीं करेंगे फर्स्ट, और अच्छा सैलरी में अगर टैक्सेबल नहीं होता है तो कहां पर टैक्सेबल हो सकता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मतलब मैं वही इंसान हूं, मैं जब कॉलेज में टैक्स पढ़ाता हूं उससे कॉलेज से मेरा पैसा आ रहा है, वो मेरा क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, और वो जाएगा मेरा सैलरीज हेड में। लेकिन आप लोगों को ट्यूशन पढ़ाने से मुझे जो पैसा आ रहा है वो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में मेरा परव्यू बहुत बड़ा हो जाता है। मैं वहां पर मुलाजिम हूं, कॉलेज का मैं क्लाइंट नहीं हूं, मेरा भी कॉलेज क्लाइंट नहीं है। तो कॉलेज के साथ मेरा रिलेशन ऑफ सर्विस मतलब कंटिन्यूअस इन प्रोसेस, कोई पर्टिकुलर डेफिनेट सर्विस नहीं है। कॉलेज में मुझे पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट डिफाइंड स्पेसिफिकली यही होगा ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉलेज करता भी नहीं है और होता भी नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को अगर ट्यूशन देता हूं तो वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है ना फॉर सर्विस है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के दौरान मुझे रेम्युनरेशन मिलता है तो मेरा हो जाएगा सैलरीज हेड में। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में से अगर मुझे पैसा मिलता है, ऑब्वियसली मैं सर्विस दूंगा, उसके अगेंस्ट में पैसा मिलेगा, वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस एंड वो हो जाएगा टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मतलब मैं बता सकता हूं ये मैं हूं, ये कॉलेज है, ये मैं हूं, ये मेरा स्टूडेंट्स है। लड़की स्टूडेंट्स, ओके। हाथ, अच्छा हाथ, पाँव, हाथ। मेरे साथ कॉलेज का जो मुझे भी वहां से भी पैसा आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूं? यहां पर भी सर्विस दे रहा हूं, सर्विस प्रोवाइड करता हूं, यहां पर भी सर्विस प्रोवाइड करता हूं। तो फिर फ्री लंच होता है कहीं पर, फ्री में कुछ मिलता है? नहीं, तो यहां पर भी कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं तो मुझे भी तो कुछ देना पड़ेगा। हाँ, आपको मनी दे रहा है, रुपीज, तो ये भी तो कुछ देगा सर। क्यों सर, प्यार देता है आपको स्टूडेंट? हाँ जानता हूं, रुपीज। तो रुपीज आएगा, वहां पर भी रुपीज आएगा। तो सर दोनों में तो एक ही जगह आ रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? यहां पर भी आप पढ़ाते, वहां पर भी पढ़ाते। होल्ड, यहां पर दोनों के भीतर जिग जैग जिग जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, और यहां पर जो जिग जैग कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर सर्विस। यहां पर स्कोप ऑफ सर्विस थोड़ा एक्सटेंडेड है, मतलब बड़ा है, जिसको इंग्लिश में बोलता है वाइड स्कोप। यहां पर स्कोप ऑफ सर्विस रेस्ट्रिक्टेड,
जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक, नैरो। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्लियर रही है। सर मुझे पता कैसे चलेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और फॉर सर्विस? और एक टेक्निक बता देता हूं। यहां पर दो होता है, एक एम्प्लॉयर, दूसरा होता है एम्प्लॉई। यहां पर दो होता है, एक सर्विस प्रोवाइडर, दूसरा है क्लाइंट। इसका दूसरा नाम है सर्विस रिसीवर। हाँ सर, तो नाम में अंतर है, लेकिन पता कैसे चलेगा? अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, मतलब अगर सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस रिसीवर सर्विस प्रोवाइडर का अगर कंट्रोल एलिमेंट है, वो बोल सकता है आप ये करिए, आप वो करिए, तब कंट्रोल किसको? अगर एम्प्लॉय को कंट्रोल कर सकता है तो याद रखिए वो 100% एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, और इन दैट केस में टैक्सेबल अंडर सैलरीज। लेकिन यहां पर नो कंट्रोल और सुपरविजन। मैं अगर आप लोगों को ट्यूशन पढ़ाता हूं, क्या आप लोग मेरा बॉस हो जाएंगे? नेवर। कैन यू कंट्रोल मी? क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है? क्लाइंट के लॉयर के पास अगर आप लोग जाते हैं लॉयर का सर्विस लेने के लिए, क्या आप लॉयर को सिखाएंगे कैसे केस लड़ना पड़ता है? तो लॉयर बोलेगा भाई आप जाइए कोर्ट में लड़िए, मुझको क्या करना है? तो कंट्रोल सुपरविजन नहीं है। अगर उस कंट्रोल में कंट्रोल और सुपरविजन का एलिमेंट नहीं होता है, अगर होता भी है तो मिनिमम, तो हाँ बोल सकते हैं मेरा काम नहीं हो रहा है, लेकिन यू कैन कंट्रोल, तो ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस और टैक्सेबल अंडर IFOS हो सकता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और PGBP अगर वो आपका प्रोफेशन है तो आप उसको प्रॉफिट्स एंड गेन्स में भी डाल सकते हैं, लेकिन किसी भी हाल में आपका सैलरी नहीं हो सकता। तो सैलरी होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, एंड द ओनली एम्प्लॉयर कैन कंट्रोल द रिलेशन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, एंड देयर इज एन एलिमेंट ऑफ कंट्रोल। अगर ये सब रहता है तो उससे अगर जो पैसा आता है, तो सर्विस प्रोवाइडर को जो पैसा मिल रहा है दैट इज सैलरीज। तो खिदिरपुर कॉलेज से मुझको जो मिलता है तनख्वाह, वो मेरा कौन सा हेड में जाता है? सैलरीज। लेकिन वही मैं अगर आप लोगों के ऊपर पर्सनली पढ़ाता हूं, घर में जाके और ट्यूशन सेंटर में एक जगह खोल के वहां पर पढ़ाता हूं, तो क्या हो जाएगा आपके साथ मेरा? मैं आपका मुलाजिम नहीं हूं, आपके साथ मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, वहां स्कोप थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड है। बोल दिया जाता है कौन सा सर्विस है? टैक्स पढ़ाने के लिए, सेमेस्टर 2 पढ़ाने के लिए। आप ये नहीं बोल सकते सर मेरा भाई सेमेस्टर 2 में पढ़ता है और मैं सेमेस्टर 4 में पढ़ता हूं, मैं 4 दिन नहीं गया तो मैं मेरा दोस्त को भेज दूंगा उसके जगह पढ़ने के लिए। आप बोल सकेंगे? मेरा भाई को बोल दूंगा सर आप सेकंड सेमेस्टर में उसको भी पढ़ा दीजिए, मेरा ही फीस में। नहीं बोल सकते, बिकॉज आपके साथ मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इज नॉट ऑफ सर्विस, इट इज फॉर स्पेसिफिक सर्विस। आप आते हैं तो मैं आपको सर्विस दूंगा, आप नहीं आते हैं तो नहीं सर्विस दूंगा। तो ये जो रिलेशन हो गया कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का, वहां से अगर सर्विस प्रोवाइडर को अगर पैसा मिलता है वो होगा IFOS में टैक्सेबल, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल। डन। तो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। क्लियर? तो पहले ये हेड का ऊपर कंसेप्शन क्लियर करके रखिए। जिस सैलरीज हेड में मैं जो टैक्स सीखने जा रहा हूं, कौन सा इनकम के बारे में सर बोल रहा है?
जो इनकम आ रहा है, अराइज हो रहा है आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, नॉट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस के लिए मैंने ऑलरेडी चैप्टर कवर कर लिया आईएफओएस एंड पीजीडीपी में। तो वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। चलो पूरा कॉपी कर लो अच्छी तरीके से, उसके बाद हम लोग देखेंगे। सनलाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाबा। चलो कॉपी करो, आप उसको पॉज करके कॉपी करो। हाँ, मैं लाइट ऑन कर रहा हूं। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद में फर्स्ट जो क्लास में कराता हूं वो मैं यहां पर भी कराऊंगा आप लोगों के सेवा के लिए। दैट इज, देखते हैं जितना चैप्टर है सबसे आसान चैप्टर में एक माना जाता है सैलरीज। 1 बेसिस ऑफ चार्ज। What is the basis of charge? Salaries is taxable salary is taxable under due or received basis, whichever is earlier। इसका मतलब सैलरी टैक्सेबल होगा आइदर ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस। मतलब आपको पैसा नहीं मिला लेकिन आपका सैलरी ड्यू हो गया, क्या टैक्स देना पड़ेगा? यस, वेरी मच। आपका सैलरी अभी तक ड्यू नहीं हुआ, मतलब आपने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं किया, आपको एडवांस सैलरी मिल गया, क्या टैक्सेबल होगा? यस, बोला है ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। कौन सा सेक्शन कवर करेगा? अंडर सेक्शन 14। सेक्शन याद रखना जरूरी नहीं है। टैक्स इज अर्लियर अंडर द हेड सैलरीज। तो सैलरी इज टैक्सेबल अंडर ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। अंडर कौन सा हेड? अंडर सैलरीज। तो नंबर 2 स्वाभाविक है, तो 2 करने से पहले एग्जाम्पल क्लियर कर लेते हैं सर। क्या एग्जाम्पल होगा? मिस्टर ए रिसीव्ड सैलरी ₹2 lakh on April 2020. Is it taxable? Is it taxable? Is it not? It is taxable in the previous year 2019-20. In the previous year 2019-20, Mr. X received a salary कौन सा बेसिस में? On due basis। मतलब मिस्टर एक्स को एक सैलरी मिल रहा है 2 लाख रुपया, जो ड्यू हुआ था 1920 में, मिल रहा है उसको अप्रैल 20 में।
इज इट टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर 1920? यस। कौन सा बेसिस? तब तो नहीं मिला था, टैक्सेबल होगा ऑन ड्यू बेसिस, बिकॉज तब वो ऑलरेडी एक्रू हो चुका था। एग्जाम्पल 2, मिस्टर एक्स रिसीव्ड सैलरी ₹3 lakh on March 2020 for नहीं as advance salary for April 2020। क्या टैक्सेबल होगा? It is taxable in the previous year 2019-20. Why? On receipt basis. तो पहले टैक्सेबल 1920 मतलब 31 मार्च 1 अप्रैल 2019 से लेके 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020। ये प्रीवियस ईयर में अगर यहां पर पैसा मिलता है तो भीतर से सवाल आएगा, क्या यहां पर टैक्सेबल होगा ना यहां पर टैक्सेबल होगा? आंसर होगा यहां पर टैक्सेबल होगा। वाई? ड्यू बेसिस। लेकिन सैलरी अगर इस पीरियड का है, आपको इस पीरियड में मिलता है तो टैक्सेबल हो जाएगा ऑन रिसीट बेसिस। ओके, तो फंडामेंटल वर्ड एक ही है, सैलरी इज टैक्सेबल अंडर द ड्यू और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। क्लियर? दैट इज द बेसिक्स ऑफ सैलरी। चलिए 2, आप तो इतना कुछ समझाए, सैलरी कब आएगा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, बेसिक्स ऑफ चार्ज क्या है वो सिखाया। सर ये तो बताइए सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी मीन का कंप्यूटेशन कैसे होगा? कंप्यूट करेंगे तब तो टैक्सेबल होगा। एनुअल वैल्यू कंप्यूट करने के बाद तो टैक्सेबल होता है, बिजनेस इनकम कंप्यूट होने के बाद तो टैक्सेबल होता है। तो यहां पर क्या होगा? बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस बोनस कमीशन प्लस taxable allowance plus interest credited to provident fund in excess of 9.5%. कौन सा प्रोविडेंट फंड? आर मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अच्छा तो एक लिख ही देते हैं, क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पीएफ, प्रोविडेंट फंड in excess
of 9.5% plus employer's contribution to RPF, recognized provident fund, in excess of 12% of salary plus post retirement बेनिफिट्स। अच्छा, इसको ऐसी तरह मत लिखियो, प्लस पेंशन, टैक्सेबल पेंशन, ओके, टैक्सेबल ग्रेचुइटी, taxable leave encashment plus taxable commuted pension plus perquisites under section 17(2) plus profit in lieu of salary under section 17(3). सब करने के बाद आएगा ग्रॉस सैलरी, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, अच्छा, लेस डिडक्शन under section 16, standard deduction, professional tax, tax paid, entertainment, अच्छा ये बाद में इशू करेंगे, टैक्सेबल सैलरीज, मतलब यहां तक ये पोर्शन दैट इज 17(1). तो 17(1) का साइज देखिए, उसके बाद परक्विजिट 17(2), उसके बाद प्रॉफिट इन ड्यू ऑफ सैलरी, LIEU, ड्यू ऑफ सैलरी, टोटल करने के बाद ग्रॉस सैलरी, उससे लेस करेंगे डिडक्शन, जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, टैक्सेबल सैलरीज। तो हम लोग तो हो ही गया क्लास, आप इतना बड़ा इशू क्यों खड़ा कर रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली आप लोगों को हर आइटम को धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। तो हर आइटम हम लोग सीखेंगे, उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे, ठीक है। चलिए कॉपी करें। तो मैंने आज क्या सीखा अभी तक, कौन सा इनकम टैक्स सैलरी के हेड में जाता है, दूसरा बेसिस ऑफ चार्ज में क्या आता है, तीसरा सैलरी का जो मतलब वो क्या है,
मतलब इतना कुछ मुझे देखना पड़ेगा। हर आइटम को आप कवर करेंगे? यस, हर आइटम को मैं अलग अलग तरीके से कवर करूंगा। तो कितना आइटम हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आपके सामने देखिए मिनिमम हम लोगों को 15 क्लास लगना चाहिए। कितना मार्क्स है जानते हैं? 30 मार्क्स। एक सैलरी से ही आप लोग एक्सपेक्ट करेंगे 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा। एक 15 नंबर में तो आएगा ही और एक 5 नंबर में आएगा कंफर्म। मतलब ये चैप्टर करने से 20 मार्क्स आराम से पॉकेट में इन हो जाएगा। इस वक्त बहुत बड़ा एरिया है, याद रखिए। ये और हाउस प्रॉपर्टी मिला के 30-35 मार्क्स कवर करता है। चलिए कॉपी कीजिए, उसके बाद एक ही तरीके से हम लोग आते हैं। सैलरीज और हाउस प्रॉपर्टी मिला के ही 30 मार्क्स क्वेश्चन। चलिए 3 बेसिक सैलरी। मैंने बोला था ना एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक सैलरी? इट इज द सैलरी, अच्छा, इट इज द पेमेंट given to employee attached with the post of his employment. That is a minimum part. जो पोजीशन में स्टेटस में ज्वाइन करता है उस हर पोजीशन में एक एक मिनिमम बेसिक सैलरी होता है, तो उसको बोला जाता है बेसिक सैलरी। दैट इज अ मिनिमम सैलरी अटैच विद द पोस्ट। ये दो तरीके से हो सकता है, एक विद इंक्रीमेंट, दूसरा विदाउट इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, 40,000 सैलरी में ज्वाइन किए, लेकिन घुमा फिरा के हर साल में उसको बेसिक सैलरी 40 है, वो चेंज नहीं होगा। हाँ अलाउंस देता है दूसरा मैटर, लेकिन 40 कुछ चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा रुपीस। अच्छा, एक्स ज्वाइन इन ITC Limited at a basic salary of of 30,000 per month। देखिए मतलब जो ज्वाइन किया है उसको बेसिक सैलरी सिर्फ 30,000 मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ बेसिक के ऊपर बात किया। इतना आइटम है तो इतना आइटम में कुछ ना कुछ तो उसको मिलेगा। हाँ जाहिर सी बात है, यहां पर जो होगा तो रिटायरमेंट बेनिफिट आफ्टर रिटायरमेंट। सो विथ इंक्रीमेंट that is with scale of pay. X joined in ABC Limited at a salary 20,000 1,000 38,000। फ्रेज का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है
ज्वाइनिंग बेसिक, इसका मतलब क्या होता है सर? इंक्रीमेंट of basic salary each year completed year of service, each completed year of service by ₹1000। मतलब वो ज्वाइन किया है 20,000 में, एक साल खत्म होने के बाद ही उसका सैलरी, बेसिक सैलरी इंक्रीज होके क्या हो जाएगा? 21,000। 28,000 क्या है? इंक्रीज्ड सैलरी will go up to ₹38,000, sorry 38,000. Thereafter no increment will be applicable. तो ये था ज्वाइनिंग बेसिक सैलरी, ये था इंक्रीमेंट ऑफ बेसिक सैलरी, और ये इंडिकेट करता है इंक्रीज सैलरी विल गो अप टू 38, दैट इज इंडिकेट करता है मैक्सिमम लिमिट ऑफ बेसिक सैलरी। तो ये था स्टार्टिंग, ये था इंक्रीजिंग रेट, ये था मैक्सिमम लिमिट। डन। तो बेसिक सैलरी का मतलब हम लोगों ने समझ लिया, दैट इज अ मिनिमम सैलरी अटैच्ड विद द पोस्ट। देन हम लोगों ने क्या किया सर? बेसिक सैलरी का दो पार्ट में हम लोगों ने, मतलब दो तरीके से हम लोगों के सामने इंक्रीमेंट हो सकता है। एक विद इंक्रीमेंट, दैट इज अ विद स्केल ऑफ पे, विदाउट इंक्रीमेंट, दैट इज विदाउट स्केल ऑफ पे। So without increment means the salary is basic salary. I am repeating the word basic salary. Actually मार्केटिंग जॉब में कोई इंक्रीमेंट नहीं रहता है, वो लोगों को कमीशन मिलता है, लेकिन अलाउंस मिलता है, अच्छी खासा मिलता है, लेकिन इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। इंक्रीमेंट मतलब बेसिक सैलरी को एक लेवल में फ्रीज करके रखा है, उसका इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन हाँ कमीशन, परक्यूजिट सब कुछ मिलेगा। तो विदाउट इंक्रीमेंट, विद इंक्रीमेंट। विदाउट इंक्रीमेंट मतलब फ्रीज सैलरी, सैलरी का टोटल क्वांटम सैलरी फ्रीज नहीं है, उसका बेसिक फ्रीज है। और यहां पर बेसिक गवर्नमेंट हम लोगों का इंक्रीमेंट मिलता है हर साल। तो एक्स ज्वाइंड इन एबीसी लिमिटेड एट अ सैलरी 20,000-1,000-38,000। ये लाइन का मतलब है इसका ज्वाइनिंग सैलरी सर 20,000 था, उसके बाद हर एक साल कंप्लीट करने से उसका सैलरी, बेसिक सैलरी, आई रिपीट बेसिक सैलरी, सैलरी बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा बेसिक ही बोल रहा है अभी तक इस पॉइंट में, 1,000 करके इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट ईयर के बाद, फर्स्ट ईयर मतलब उसका फर्स्ट ईयर, फाइनेंशियल ईयर नहीं, स्टूडेंट कंफ्यूज होता है क्या फाइनेंशियल ईयर, ना ना ना, मैंने उसका कंप्लीट ईयर, उसका ईच एनिवर्सरी के बाद उसको 1,000 रुपया तनख्वाह, बेसिक तनख्वाह बढ़ जाएगा। तो 1,000 यहां पर बढ़ा, एक साल बाद 21, 2 साल बाद 22, 3 साल बाद 23, ऐसे करते 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 कितना तक जा सकता है? मैक्सिमम लिमिट 38। उसके बाद कुछ नहीं कर सकेगा, उसके बाद वो फ्रीज। उसके बाद उसका क्या इवैल्यूएशन होगा? अगर
पहले मैनेजर था, उसके बाद डिप्टी मैनेजर होगा, मतलब प्रमोशन होगा। जैसे ही प्रमोशन मतलब न्यू पोस्ट, जैसे ही न्यू पोस्ट न्यू बेसिक सैलरी से स्टार्ट होगा। क्लियर? तो एक पोस्ट के लिए ये सब स्ट्रक्चर। हाँ, बहुत दिन के बाद परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो उसके बाद दूसरा पोस्ट में चला जाएगा, तो दूसरा पोस्ट में चला जाएगा तो दूसरा स्केल अप पे उसके लिए वेट कर रहा होगा। डन? अच्छा, तो ये था बेसिक सैलरी का पार्ट। तो हम लोग देखेंगे बेसिक सैलरी कैसे कैलकुलेट किया जाता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सर ये किया है तो इसका एग्जाम्पल भी आपको तो देंगे, बिना एग्जाम्पल में थोड़ी मैं कुछ कराता हूं। तो चलिए एग्जाम्पल लाते हैं, एग्जाम्पल खोज के निकालते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल लिखते हैं देखते हैं। एग्जाम्पल 1, X joined in A Limited at a basic salary rupees 25,000 per month। ऑब्वियसली बेसिक सैलरी, हाँ यही मैं बोलना भूल गया होगा, 20,000 that is the basic salary per month, okay, per month। तो 25,000 per month उसको मिलेगा on 1/10/2019। Therefore basic salary previous year 2019-20 में कितना मिलेगा जानते हो? 25,000 तो मिलेगा। कितना मंथ सर? 1/10 से लेके 31 मार्च, मतलब 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 months, रुपीज 1,50,000। क्लियर और नॉट? देखिए X joining A Limited at a basic salary 25,000 per month on 1/10/2019। बेसिक सैलरी प्रीवियस ईयर 2019-20 में दिया हुआ है, निकालने के लिए बोल रहा है। ज्वाइनिंग डेट भी आपको दे दिया, तो प्रीवियस ईयर 19-20 में कितना हुआ होगा बेसिक सैलरी? 25,000 into 6 month, that is 1,50,000। मुझे बोलिए तो यही फिगर अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, date of joining, if date of joining 1/10/2018 होता, therefore basic salary previous year 2019-20, तब तो पूरा हो गया 25,000 into रुपीज 25,000 पूरा 12 महीना। अरे ज्वाइन तो 1 साल पहले ही कर गया था, तो कितना हो रहा है? 3 लाख रुपीज, 3 लाख। बिकॉज यहां पर प्रॉब्लम में क्या था? ज्वाइन किया था 1 साल पहले और वहां पर ज्वाइन किया था ड्यूरिंग द पीरियड, तो इसलिए बेसिक सैलरी 25,000 into 6। और यहाँ पर 1 साल पहले ज्वाइन किया लेकिन कोई इंक्रीमेंट नहीं है, मतलब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? एग्जाम्पल फॉर विदाउट इंक्रीमेंट। तो दैट्स व्हाई नो इंक्रीमेंट, इवन ही हैज सर्व्ड मोर देन 1 years। इसका बेसिक सैलरी रिमेन 25,000 into 12, 3 lakhs। यहाँ पर कुछ छोटा चीज मैं आपको बता ही देता हूं, बिकॉज ये रब करना है इसलिए मैं बता रहा हूं। आप अगर देखेंगे तो इसके 3 फेज है। 17(1) बोलता है बेसिकली करंट ईयर में उसको जो जो मिलता है प्लस पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, उसके साथ परक्यूजिट्स ऐड होता है, उसके साथ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी ऐड होता है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर तो हम लोग चर्चा करेंगे। अब तो बेसिक सैलरी में बात हो रहा है तो बेसिक सैलरी में ही कंसंट्रेट करते हैं। एग्जांपल 1 बेसिकली था विदाउट इंक्रीमेंट, अब हम लोग देखेंगे विद इंक्रीमेंट, मतलब अगर स्केल ऑफ पे रहता है तो क्या।
बेटा याद रखिएगा, क्वेश्चन में अगर बेसिक सैलरी प्रॉब्लम हो गया, मतलब फिगर गलत आया, आप लोग को पूरा प्रोविजन जानते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकेंगे। हर फिगर बेसिक सैलरी के साथ लिंक है, तो बेसिक सैलरी में ही अगर गलती हो गया तो आप क्या बोलेंगे, सर हर पॉइंट में आपका गलती होगा, कुछ कर नहीं सकेंगे, हर पॉइंट ईच पॉइंट में आपका गलती होगा। तो पूरा प्रॉब्लम जानते हुए भी आपका प्रॉब्लम गलत होगा। तो बी केयरफुल रिगार्डिंग द बेसिक सैलरी, ओके। उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए, आराम से ठंडा दिमाग से बेसिक सैलरी को हम लोग कवर करेंगे। कैन आई रब दैट पार्ट? यस, यू कैन रब दैट पार्ट सर। चलिए रब करते हैं। एग्जाम्पल 2, आज का क्लास बेसिक सैलरी का ही कंप्यूटेशन होगा, वो छोड़ के और चोरी रात में पढ़ा नहीं। एग्जाम्पल 2, Y joined in B Limited on 1/4/2017 at a scale of pay rupees 25,000 dash 1,500 dash 40,000. Okay, calculate basic salary for previous year. वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा प्रीवियस ईयर में आप काम करना चाहते हैं, 1920। ओके, सॉल्यूशन तरीका देख लीजिएगा। स्केल ऑफ पे क्या है, स्केल ऑफ पे 25,000, इसका मतलब सर स्टार्टिंग बेसिक होगा 25,000, एक साल बाद 1500 इंक्रीज करेगा, उसके बाद अप टू मैक्सिमम जा सकता है 40,000, उसके बाद कुछ नहीं। ओके, तो 1/4/2017 to 31/3/2018, मुझे बोल सकते हैं बेसिक कितना हुआ होगा, अच्छी तरह से ठंडा दिमाग। ज्वाइनिंग डेट था 1/4/2017, तो ये पीरियड में एक साल तो उसका अभी खत्म होता है ना, यहां पर मैच हो गया, फाइनेंशियल ईयर उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेम हो गया, 99% केस में नहीं होगा। तो क्या होगा सर, 25,000 पर मंथ, ओके, एट द रेट ऑफ 25,000 पर मंथ। 1/4/2018 के बाद उसका सैलरी चेंज होगा, वो चलेगा एक साल तक 2019, कितना, एट द रेट ऑफ 25,000 प्लस 1,500। क्यों बोला था ना, 1500 क्या है, स्टार्टिंग, ये इंक्रीमेंट, ये मैक्सिमम लिमिट बा एंडिंग। ओके, कितना हुआ, दैट इज एट द रेट ऑफ 26,500 पर मंथ। गलती से भी पर मंथ लिखना भूल लीजिएगा मत। 1/4/2019 to 31/3/2020 जो आपका ईयर ऑफ इंटरेस्ट है। आप कौन सा ईयर का बेसिक जानना चाहते हैं, इस ईयर का, तो बताइए कौन सा होगा, कितना होगा सर, 26,500 तो होगा ही, एट द रेट 26,500 तो होगा ही, प्लस 1,500, that is equal to at the rate of rupees
28,000 पर मंथ। कोई प्रॉब्लम? स्टार्टिंग स्केल था तो पहला ईयर में 25, उसके बाद 26,500, उसके बाद फिर से 1,500 बढ़ेगा 28,000। Therefore, basic salary (2019-20) कितना होगा? वेरी इजी, बिकॉज पूरा साल ही तो 28,000 ही था। अप्रैल में भी 28, मार्च में भी 28, बिकॉज उसका ज्वाइनिंग तो अप्रैल में है, 1 अप्रैल में, इसलिए एडवांटेज हुआ। तो 28 into 12, 28,000 into 12, 3,36,000 answers। Done? Example 3. Z joined in C Limited on 1/11/2017 at a scale of pay rupees 20,000 -2,000 -45,000. Calculate basic salary 2019-20। उसने 2019-20 का बेसिक सैलरी पूछा है और आपका ज्वाइनिंग डेट देखे हैं 1/11/2017, मतलब यहाँ पर मैच नहीं है, मतलब सेम टू सेम नहीं है, तो हर साल में आपको 2 बेसिक सैलरी को देखने को मिलेगा। देखते हैं कैसे। चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन, स्केल ऑफ पे जैसे लिख रहा हूं ऐसे ही लिखिएगा, खुद का पंडित गिरी मत दिखाइएगा, फंस जाएंगे, एक्सपीरियंस कहता है। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1/11/2017। फर्स्ट लाइन में एकदम इसको कवर कर लीजिए। अब 1/4, यही गलती, उसका स्टार्टिंग डेट अगर 1/11 है, हाउ कुड यू राइट 1/4? 1/11/2017 टू उसका एक साल कब खत्म होता है, मतलब 10/30/31, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, 2017, फिर से गलती। तो फर्स्ट ज्वाइन किया था 1 नवंबर 2020, वो खत्म हुआ 31 अक्टूबर 2018, एक साल तो उसके बाद ही खत्म होता है। इक्वल टू कितना? 20,000 रुपीज, 20,000 at the rate of rupees 20,000 per month. Then 1/11/2018 to 31/10/2019 at the rate of rupees 20,000 plus 2,000, that is equal to at the rate of 22,000 per month. 1/11/2019 to 31/10/2020, मतलब आपको 19-20 के करने के लिए सिर्फ ये करने से नहीं होगा, 20 तक लाना पड़ेगा। तो 2 स्केल आप देख ही रहे, 19-20 में 2 स्केल आ चुका है। अक्टूबर तक एक स्केल, नवंबर से दूसरा स्केल। अक्टूबर तक 22,000, नवंबर से एट द रेट ऑफ 24,000। क्यों नहीं बोलूंगा, 22 + 2। तो ये आपने स्केल सेट कर लिया आपके सामने, इस वेरी इंपॉर्टेंट स्केल को सेट कर लीजिए, अब इजी हो गया। बेसिक सैलरी जैसे करा रहा हूं, एकदम कॉपी मत कीजिए, चुपचाप ध्यान से देखिए। 2019-20
एकदम ठंडे दिमाग से देखिए क्या है सर। 1920 मतलब 1 अप्रैल 2019, ये स्केल देख के आप लोग बोलिए 1 अप्रैल 2019 में कितना सैलरी उसका मंथली सैलरी था। सर कौन सा स्केल में पढ़ रहा है, यहाँ पर ना यहाँ पर। 1 अप्रैल 2019 देख के ही पता चल रहा है सर, इस स्केल में आ रहा है बिकॉज 31 अक्टूबर 2019 तक उसका 20 ही था, तो अप्रैल में 22 मिला होगा। अप्रैल 2019 की बात कर रहा हूँ, अप्रैल 2019 में 22 मिला होगा, मई में 2000 मिला होगा 22 मिला होगा, जून में 22, जुलाई में 22, अगस्त में 22, सितंबर में 22, अक्टूबर में भी 22, नवंबर में क्या 22 होगा। कैसे करेंगे, डरता हूं मैं आप लोगों से, तो इसलिए मुझे डर सा आता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितना उस टाइम 22 था, 22 था, 22 था, 22, 22, 22, 22। स्ट्रेट वे में मैं लिख सकता हूं 22,000 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 रुपीज 22 इंटू 7 months, 22 इंटू 7, 1,54,000। ये कौन सा पीरियड के बारे में बात कर रहा है, 1/4/2019 टू 31/10/2019, ये पीरियड में। क्लियर। देन 1/11/2019 to 31/3/2020, मतलब नवंबर 24, दिसंबर 24, सो ऑन करते करते मार्च 24, मतलब नवंबर दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी 24। और ये एक पैटर्न हुआ, ₹24,000 इंटू, देखना ही नहीं है 7 है तो ये 5 होगा, तो 24,000 इंटू 5, 1,20,000। बेसिक सैलरी 2,74,000। देखिए ध्यान से, पहले ये कर लीजिए उसके बाद ये कीजिए, 2-3 प्रॉब्लम ऐसे करेंगे हाथ में, सेट हो जाएगा, उसके बाद ये शॉर्टकट मार सकते हैं, लेकिन पहले सेट करने दीजिए। गलती से भी ये 6 के 7 की जगह आपने यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6 कर दिया, पूरा प्रॉब्लम का प्रोसीड्यूर जानते हुए भी पूरा प्रॉब्लम क्रॉस, बिग जीरो। सो वेरी रिस्की, याद रखिएगा, यहाँ पर गलती मतलब उसका सब जगह इफेक्ट आएगा, तो बी केयरफुल। यहाँ पर टाइम लगता है, 1 मिनट ज्यादा लगता है तो लगने दो, अच्छी तरह से हिसाब करके लिखो, हड़बड़ी करोगे तो एकदम जाएगा। ऑलवेज याद रखना, स्टार्टिंग शुरू होता है हम लोगों के अप्रैल, एम्प्लॉय कब से करेगा तो एम्प्लॉय का प्रॉब्लम, एम्प्लॉय का बेसिस से ये होगा। अब जब 1920 का करेंगे तो अप्रैल 19, जनवरी 20, मार्च 20, डन। तो 2,74,000 2 बार हाथ में करने से ही समझ में आ जाएगा। समझने का कुछ नहीं, बच्चे का कैलकुलेशन है, लेकिन आप लोग हड़बड़ी में क्या करेंगे, डेट इधर उधर कर देंगे। इतना तक करता है लेकिन यहाँ पर जाके इधर उधर कर देता है, 4 की जगह 6 ले लिया, पूरा प्रॉब्लम गया हाथ से। तो वेरी केयरफुल, गलती नहीं होना चाहिए इस पॉइंट में। ओके,
ये एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करेंगे। मैं 4 नंबर एक एग्जाम्पल आप लोगों को करा रहा हूं, आप लोग उसको देखिए। चलिए, कॉपी हो गया आई थिंक। अच्छा, इसको रखता हूं यहां पर, कॉपी कर देता हूं। ना यहां पर ही करता हूं, ये क्या कारण है? चलिए, एग्जाम्पल 4, A joined in B Limited on 1/12/2016 at a scale of pay 30,000, 2,000, 60,000. Calculate basic salary. Financial previous year 2019-20. Solution: scale of pay, $30,000 minus 2,000 minus 60,000. Starting 30, increment 2,000, and max to max जाएगा 60. Date of joining 1/12/2016. यहाँ पर भी स्टार्टिंग डेट मतलब 1 अप्रैल से नहीं है। अप्रैल से नहीं होगा तो आपको ठंडे दिमाग से करना पड़ेगा। 1/12/2016 to 30/11/2017, रुपीज 30,000 पर मंथ। उसके बाद सेम 1/12/2017 to 30/11/2019, 18 रुपीज 32,000। वाई ऊपर में इंक्रीमेंट का फिगर देख लीजिए 2। 1/12/2017 to 30/11/2019, रुपीज 34,000 पर मंथ। क्या स्टॉप कर सकता हूँ? और एक स्केल लिखना पड़ेगा और एक स्केल लिखना पड़ेगा, बिकॉज मेरा मार्च 20 में फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। तो 1/12/2018 होगा, 19 to 30/11/2020, रुपीज 36,000 पर मंथ। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा वेरी सिंपल सा चीज, आपको स्केल ऑफ पे लिखना पड़ेगा। अच्छा, बेसिक सैलरी लिखना पड़ेगा। देयरफॉर बेसिक सैलरी 2019-20, मतलब 1 अप्रैल 2019 to 31 मार्च 2020। तो 1/4/2019 to कब तक एक स्केल था? 30 नवंबर तक। तो 30/11/2019 क्या होगा? देखिए कौन सा स्केल में आ रहा है? 19 इस स्केल में 34,000। तो उस टाइम रुपीज 34,000। तो अप्रैल 2019 में भी 30,000, मई में 2019 में भी 34, जून 2019 में भी 34,
जुलाई 2019 में भी 34, अप टू नवंबर 2019 भी 34। कितना मंथ हुआ? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से ही तो उसका चेंज होके 36 हो गया था। तो 8 महीने तक 34 रहा into 8 months। 1/12/2019 to 31/3/2020 रुपीज 36 into नेचुरली 4 मंथ्स होगा, साल का तो 12 मंथ होता ही है। 12 मंथ्स का क्या होगा? टोटल बेसिक 34,000 into 8, 2,72,000। 36,000 into 4, 1,44,000। रुपीज 2,72,000, 4,16,000। So therefore answer basic 4,16,000। डन। सेम तरीके से अगर तब भी आपको लग रहा है तो वैसे जैसे बच्चे की तरह रेजिडेंशियल स्टेटस कराता था, बच्चे की तरह करिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होमवर्क, व्हाट इज योर आंसर? द बेसिक सैलरी previous year 2019-20, if date of joining of Mr. A is 1/2/2016। अगर 1 फरवरी 2016 में वो ज्वाइन करता है तो व्हाट इज द बेसिक सैलरी? ये आपका होमवर्क। कैलकुलेट कीजिए, सोचिए 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 सोचिए, क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? पिक्चर, छवि। आंसर बता दीजिएगा मुझे। डन। चलिए इसका आंसर मैं देखूंगा कैसे हो रहा है। करें? चलिए जी, एकदम कवर कर लीजिए। तो बेसिक सैलरी में इससे बाहर आप लोगों को कुछ नहीं लगेगा। हाँ, एक चीज थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो ही जाता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट DA कमीशन ग्रेजुअली आता जाएगा। ठीक है, चलो।